आज अमेरिका और ईरान के बीच जो हालात हुए वो इन 13 दिनों के सामने तो कुछ भी नहीं है। बस 13 दिन में दुनिया खत्म होने वाली थी, लेकिन असली तनाव तब शुरू हुआ जब युद्ध खत्म हो गया। 1959 में क्यूबा में फिदेल कास्त्रो की एंट्री होती है, लेकिन धीरे धीरे कास्त्रो अपने असली रंग दिखाने लगता है। अब यहां से अमेरिका की टेंशन शुरू होती है। क्यूबा उसकी सीमा के बेहद करीब, यह सीधा खतरा बन सकता था अमेरिका के। 14 अक्टूबर 1962 को एक अमेरिकी U-2 जासूसी विमान क्यूबा के ऊपर उड़ रहा था, लेकिन जब विमान वापस आया तो जो सामने आया उसने सबको हिला कर सोचो, तुम आराम से बैठे हो, फोन चला रहे हो और अचानक एक खबर आती है, अगले कुछ घंटों में न्यूक्लियर वॉर शुरू होने वाला है। ना कोई वार्निंग, ना कोई बचने का रास्ता, बस कुछ मिनटों में पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। अब ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये असली दुनिया में ऐसा हुआ था 1962 में। सिर्फ 13 दिनों के अंदर दुनिया इतनी करीब पहुंच गई थी तबाही के कि बस एक गलत फैसला और आज हम ये कहानी सुना भी नहीं रहे होते। आज अमेरिका और ईरान के बीच जो हालात हुए वो इन 13 दिनों के सामने तो कुछ भी नहीं है। बस 13 दिन में दुनिया खत्म होने वाली थी। न्यूक्लियर हथियार निकाल लिए गए थे, सेनाएं तैयार थी, हर कोई एक दूसरे से छुप के कुछ ना कुछ बड़ा करने की फिराक में था। और सबसे खतरनाक बात क्या थी, ये सब कुछ हफ्तों और फिर कुछ दिनों में इतना एस्केलेट हुआ कि बड़े बड़े नेताओं को भी समझ नहीं आ रहा था कि अगला कदम क्या होना चाहिए। चलो अब पूरी कहानी को धीरे धीरे खोलते हैं, क्योंकि जो शुरुआत है वही असली कहानी है। अगर तुम्हें लगता है कि ये सब अचानक हुआ होगा तो यही सबसे बड़ी गलती है। ये कहानी धीरे धीरे पक रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था, लेकिन असली तनाव तब शुरू हुआ जब युद्ध खत्म हो गया। अमेरिका और सोवियत संघ दो ऐसी ताकतें बनकर सामने आई जो सीधे भिड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन हर जगह एक दूसरे को हराने की पूरी कोशिश करते थे। इस दौर को शीत युद्ध कहा गया। यहां गोलियां कम चली, लेकिन चालें बहुत ज्यादा चली। इसी दौरान 1959 में क्यूबा में फिदेल कास्त्रो की एंट्री होती है। वो एक क्रांति के जरिए सत्ता में आता है और अमेरिका समर्थित सरकार को हटा देता है। ¿Cuál era la alternativa del gobierno revolucionario? Traicionar al pueblo. Desde luego que para el señor presidente de los Estados Unidos, lo que nosotros hemos hecho por nuestro pueblo es traición a nuestro pueblo. Señor presidente, no es nuestra intención faltar absolutamente en nada a las reglas que determinan nuestra conducta en las Naciones Unidas। शुरुआत में अमेरिका को लगता है कि शायद ये कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे कास्त्रो अपने असली रंग दिखाने लगता है। वो अमेरिकी कंपनियों को बाहर निकालता है और सबसे बड़ी बात, वो सोवियत संघ के करीब जाता है। अब यहां से अमेरिका की टेंशन शुरू होती है। सोचो, तुम्हारे घर के बाहर ही तुम्हारा दुश्मन बैठ जाए आकर, तो कैसा लगेगा। यही सिचुएशन अमेरिका के साथ हो रही थी। क्यूबा उसकी सीमा के बेहद करीब था और अगर वहां सोवियत प्रभाव बढ़ता है तो यह सीधा खतरा बन सकता था अमेरिका के। यहीं से इस पूरे भसड़ का बीज बोया गया, लेकिन असली खेल अभी शुरू होना बाकी था। अब यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज समझो, ये सिर्फ क्यूबा की कहानी नहीं थी, ये एक पावर बैलेंस की कहानी थी। सोवियत संघ के लीडर थे निकिता क्रुश्चेव। उनको लग रहा था कि अमेरिका हर जगह उनसे आगे निकल रहा है, खास करके जब अमेरिका ने तुर्की में अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी थी, तब जो सीधे सोवियत संघ को निशाना बना सकती थी। अब क्रुश्चेव ने सोचा, अगर सामने वाला तुम्हारे घर के पास हथियार रख सकता है तो तुम क्यों नहीं रख सकते। यहीं से एक खतरनाक प्लान बनता है। वो फैसला लेते हैं कि क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात की जाए। इससे दो फायदे होंगे। एक, क्यूबा सुरक्षित हो जाएगा क्योंकि अमेरिका हमला करने से डरेगा। दूसरा, अमेरिका पर सीधा दबाव बनेगा क्योंकि अब खतरा उसके घर के दरवाजे के बेहद करीब है।
लेकिन इनमें सिर्फ यही मुद्दा नहीं था, इसमें मुख्य भूमिका थी क्यूबा के नेता फिदेल कास्ट्रो। फिदेल कास्ट्रो का रोल डर, सुरक्षा और आक्रामक सोच का मिश्रण। 1959 में सत्ता में आने के बाद कास्ट्रो ने अमेरिकी प्रभाव को क्यूबा से हटाना शुरू कर दिया, जिससे अमेरिका नाराज हो गया। 1961 के बे ऑफ पिग्स इन्वेजन ने कास्ट्रो के मन में यह डर पक्का कर दिया कि अमेरिका उन्हें हटाने के लिए दोबारा हमला कर सकता है। इसी वजह से उन्होंने सोवियत संघ के साथ नजदीकियां बढ़ाई और जब निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात करने के प्रस्ताव रखे तो कास्ट्रो ने इसे अपनी सुरक्षा के रूप में स्वीकार किया। उनके लिए यह अपने देश को बचाने का तरीका था, क्योंकि उन्हें लगता था कि सोवियत मिसाइलों की मौजूदगी अमेरिका को हमला करने से रोकेगी। तो इसलिए क्यूबा में मिसाइलें लगाई जाने लगी, लेकिन यह काम खुले में नहीं हो सकता था, इसलिए सब कुछ चुपचाप सीक्रेट तरीके से शुरू किया गया। जहाजों के जरिए मिसाइलें भेजी गई और क्यूबा में उन्हें छुपाकर इंस्टॉल किया जाने लगा। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन हर प्लान में एक लूप होल होता ही है, तो इसमें भी एक ऐसा ही लूप होल निकल आया और यहीं से कहानी अचानक मोड़ लेने वाली थी। अब सोचो, अगर ये प्लान पूरा हो जाता और अमेरिका को पता भी नहीं चलता तो क्या होता। यही अमेरिका के लिए सबसे डरावनी बात थी, लेकिन किस्मत ने यहां एक ट्विस्ट डाल दिया। 14 अक्टूबर 1962 को एक अमेरिकी U-2 जासूसी विमान क्यूबा के ऊपर उड़ रहा था। इस अमेरिकी U-2 जासूसी विमान को भेजा ही गया था कि क्यूबा और उसके आसपास के इलाकों पर खास निगरानी रखी जा सके। उस दिन भी ऐसे ही एक रूटीन निगरानी के लिए विमान उड़ा, लेकिन जब विमान वापस आया और उसकी तस्वीरों को देखा गया तो जो सामने आया उसने सबको हिलाकर रख दिया। तस्वीरों में साफ दिख रहा था लंबी लंबी स्ट्रक्चर्स, लॉन्च साइट्स और तमाम तरीके के वॉर इक्विपमेंट्स, जिसे देखकर एक्सपर्ट्स ने तुरंत पहचान लिया ये कुछ और नहीं, न्यूक्लियर मिसाइल बेसेस हैं। मतलब बात अब शक से निकलकर हकीकत बन चुकी थी। 16 अक्टूबर को राष्ट्रपति केनेडी को यह जानकारी दी गई। उस कमरे का माहौल सोचो, सबको पता है कि अब जो फैसला होगा वो या तो दुनिया को बचाएगा या खत्म कर देगा। अब अमेरिका के सामने सीधा सवाल था, क्या किया जाए? और यहीं से कहानी असली टेंशन जोन में प्रवेश करती है। व्हाइट हाउस के अंदर जो मीटिंग्स चल रही थी वो शायद इतिहास की सबसे तनावपूर्ण मीटिंग्स में से एक थी। केनेडी ने अपने सबसे भरोसेमंद लोगों को बुलाया और एक्सकॉम नाम का एक ग्रुप बनाया। यहां हर कोई अपनी राय दे रहा था, लेकिन हर राय के साथ एक बड़ा खतरा जुड़ा था। सेना के बड़े अधिकारी लगातार कह रहे थे कि अभी हमला कर दो, जितनी देर करोगे उतना खतरा बढ़ता जाएगा। उनके लिए यह सीधा मामला था, खतरे को खत्म करो। लेकिन केनेडी का दिमाग कुछ और कह रहा था। उन्हें लग रहा था कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो सोवियत संघ इसे सीधा युद्ध मानेगा, और अगर उसने जवाब में न्यूक्लियर हमला कर दिया तो फिर कुछ नहीं बचेगा। अब सोचो इस पल का दबाव, एक तरफ अपने देश की सुरक्षा, दूसरी तरफ पूरी दुनिया का भविष्य। कई घंटों और दिनों की बहस के बाद एक मिडवे निकाला गया। सबने कहा कि सीधा हमला नहीं करेंगे, लेकिन क्यूबा को घेर लिया जाए, यही बेहतर होगा। यानी दबाव भी बनेगा और युद्ध भी टल जाएगा। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, क्या सामने वाला झुकेगा? वो भी तब जब वो सोवियत यूनियन। 22 अक्टूबर 1962, वो दिन जब ये पूरा मामला दुनिया के सामने आया। केनेडी टीवी पर आए और उन्होंने जो कहा उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। उन्होंने बताया कि क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइलें हैं और अब अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। Good evening, my fellow citizens. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. The purpose of these bases can be none other than to provide a nuclear strike capability against the Western Hemisphere. उन्होंने क्वारंटीन का ऐलान किया, मतलब क्यूबा के चारों तरफ अमेरिकी नौसेना तैनात होगी और कोई भी सोवियत जहाज अगर हथियार लेकर आएगा तो उसे रोका जाएगा।
क्वारंटीन शब्द भी बहुत होशियारी से चुना गया, क्योंकि ब्लॉकेड शब्द का इस्तेमाल करने से यह सीधा युद्ध माना जा सकता था। अब सीन सेट हो चुका था। एक तरफ सोवियत जहाज समुद्र में आगे बढ़ रहे थे, दूसरी तरफ अमेरिका की नेवी उन्हें रोकने के लिए तैयार खड़ी थी। बस चिंगारी चाहिए थी। पूरी दुनिया बस चुपचाप इस तमाशे को देख रही थी और इंतजार कर रही थी कि कब एक चिंगारी आए और सब खत्म हो जाए। तो अब तक तुम्हें यह समझ आ गया होगा कि यह कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था। ये प्लान था, एक चाल थी जो धीरे धीरे दुनिया को उस जगह लेके आई जहां से वापस आना लगभग नामुमकिन था। लेकिन अब जो होने वाला था वो सिर्फ प्लानिंग नहीं थी, अब असली गेम शुरू हो चुका था। अब बात सिर्फ क्यूबा या अमेरिका की नहीं थी। अब हर मिनट, हर फैसला ये तय करने वाला था कि अगली सुबह सूरज उगेगा या नहीं। और यहीं से शुरू होते हैं वो 13 दिन जिनमें पूरी दुनिया ने सांस रोक ली थी। 22 अक्टूबर के बाद दुनिया जैसे रुक सी गई थी। हर देश, हर सरकार, हर आम इंसान, सबकी नजरें बस एक ही चीज पर थी, क्या युद्ध शुरू होगा। अमेरिका ने अपनी सैन्य तैयारी को डेफकॉन 2 तक पहुंचा दिया था। इसका मतलब था कि अब परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की स्थिति में लगभग तैयार थे। एयरबेस पर बॉम्बर विमान लगातार हवा में गश्त कर रहे थे। पायलट्स तैयार बैठे थे कि कब आदेश मिले और वो उड़ान भर दें और बम गिरा दें। उधर सोवियत संघ भी पीछे नहीं था। उसके परमाणु हथियार भी पूरी तरीके से सक्रिय थे, तैयार थे। और क्यूबा में मिसाइल साइट्स तेजी से पूरी की जा रही थी। दोनों देशों के बीच तनाव इतना ज्यादा था कि किसी भी छोटे कदम को गलत कदम समझा जा सकता था। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि दोनों के बीच सीधा संपर्क नहीं था। जो भी संदेश जा रहे थे वो समय ले रहे थे, यानी वो किसी दूसरे देश के थ्रू जा रहे थे। कई बार उनमें गलतफहमी की गुंजाइश भी होती थी। सोचो, अगर उस समय किसी ने कोई गलत आदेश दे दिया होता या किसी सैनिक ने घबरा कर गोली चला दी होती तो शायद इतिहास यहीं खत्म हो जाता। यही वजह थी कि इन 13 दिनों को मानव इतिहास के सबसे खतरनाक दिन कहा जाता है। अब यहाँ कहानी में वो पल आते हैं जब सब कुछ बदल सकता है। 24 अक्टूबर को सोवियत जहाज अमेरिकी घेराबंदी के करीब पहुंचा। ये वो पल था जहां पूरी दुनिया की नजरें टिकी थी। अगर जहाज आगे बढ़ते तो अमेरिकी नौसेना उन्हें रोकने के लिए मजबूर होती और यहीं से टकराव शुरू हो जाता। लेकिन आखिरी समय पर सोवियत जहाज रुक गए और उन्होंने दिशा बदल ली। ये एक बड़ा संकेत था कि सोवियत संघ सीधे तौर पर कोई युद्ध नहीं चाहता था। फिर 26 अक्टूबर को क्रुश्चेव का पहला संदेश आता है। उसमें एक उम्मीद दिखाई देती है। वो कहते हैं कि अगर अमेरिका क्यूबा पर हमला नहीं करेगा तो सोवियत संघ मिसाइलें हटा लेगा। ये पहली बार था जब लगा कि शायद ये संकट बातचीत से खत्म हो सकता है। लेकिन अगले ही दिन 27 अक्टूबर अचानक हालात और बिगड़ गए। एक अमेरिकी जासूसी विमान को क्यूबा के ऊपर मार गिराया जाता है और पायलट की मौत हो जाती है। यह घटना अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका थी। उसी दिन सोवियत संघ दूसरी शर्त रखता है। अमेरिका को तुर्की से अपनी मिसाइलें हटानी होंगी। ये दिन ब्लैक सैटरडे के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये वो पल था जब दुनिया परमाणु युद्ध के सबसे करीब थी। अब यहां असली टेस्ट था, क्या दोनों देश पीछे हटेंगे या टकराव को और बढ़ाएंगे। केनेडी के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि किस संदेश का जवाब दिया जाए, क्योंकि क्रुश्चेव के 2 अलग अलग संदेश आ चुके थे। एक थोड़ा नरम था, एक दूसरा सख्त। केनेडी ने बहुत चालाक और संतुलित फैसला लिया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से पहले वाला संदेश का जवाब दिया, जिसमें सिर्फ क्यूबा पर हमला न करने की बात की गई थी। उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया, जिससे दुनिया को लगा कि एक समाधान निकल रहा है। लेकिन असली खेल पर्दे के पीछे हुआ। अमेरिका ने गुप्त रूप से यह मान लिया कि वह तुर्की से अपनी मिसाइलें हटा ले। यह समझौता सार्वजनिक नहीं किया गया ताकि अमेरिका की छवि कमजोर न पड़े। 28 अक्टूबर 1962 को क्रुश्चेव ने घोषणा की कि सोवियत संघ क्यूबा से अपनी मिसाइलें हटा रहा है। घोषणा सुनकर दुनिया भर के देशों ने लंबी सांस ली। सोचो, बस एक फैसला, एक समझदारी भरा कदम और पूरी दुनिया खत्म होने से बच गई। अब अगर इस पूरी कहानी को समझना है तो इसके किरदारों को भी समझना जरूरी है। सबसे पहले आते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी। वो इस पूरे संकट के केंद्र में थे। उनके ऊपर दबाव बहुत ज्यादा था। सेना हमले की मांग कर रही थी, जनता डर में थी और पूरी दुनिया उनकी तरफ देख रही थी। लेकिन उन्होंने जल्दीबाजी में फैसला नहीं लिया। दूसरी तरफ थे सोवियत नेता निकिता क्रुश्चेव।
उन्होंने ही ये पूरा प्लान शुरू किया था, लेकिन जब उन्हें स्थिति की गंभीरता समझ आई तो उन्होंने पीछे हटने का फैसला लिया। ये दिखाता है कि उन्होंने आखिरी समय पर टकराव से ज़्यादा शांति को चुना। और तीसरे थे क्यूबा के नेता फिदेल कास्ट्रो। उनका देश इस पूरे संकट का केंद्र था। वो अमेरिका से खतरा महसूस कर रहे थे और सोवियत समर्थन चाहते थे। जब संकट अपने चरम पर पहुंचा तो कास्ट्रो का रवैया अमेरिका और सोवियत नेतृत्व से ज़्यादा आक्रामक दिखा। जहां जॉन एफ कैनेडी और क्रुश्चेव हालात को संभालने और युद्ध टालने की कोशिश कर रहे थे, वहीं कास्ट्रो को लग रहा था कि युद्ध लगभग तय है और हो ही जाना चाहिए। उन्होंने क्रुश्चेव को संदेश तक भेजा कि अगर अमेरिका हमला करे तो सोवियत संघ को पहले ही परमाणु हमला कर देना चाहिए। कुल मिलाकर कास्ट्रो इस पूरे संकट में एक ऐसे नेता के रूप में सामने आते हैं जो अपनी सुरक्षा के लिए हर हद तक जाने को तैयार थे, लेकिन उनके हाथ में अंतिम निर्णय की शक्ति नहीं थी। तीनों नेताओं की सोच और फैसलों ने मिलकर इतिहास को मोड़ दिया। इस संकट को सिर्फ दो देशों के बीच का मामला समझना गलती है। पूरी दुनिया इस पर नजर रख रही थी और हर देश अपने हिसाब से इसे देख रहा था। अमेरिका के लिए यह अपनी सुरक्षा का सवाल था। दुश्मन की मिसाइलें उसके घर के बाहर खड़ी थी। सोवियत संघ के लिए शक्ति संतुलन का मामला था। वो अमेरिका को बराबरी का जवाब देना चाहता था। यूरोप के देश सबसे ज़्यादा डरे हुए थे। उन्हें पता था कि अगर युद्ध हुआ तो सबसे पहले वही निशाने पर आएंगे। वहाँ के शहर परमाणु हमले के आसान लक्ष्य थे। दूसरी तरफ चीन सोवियत संघ के साथ खड़ा था, लेकिन वो भी इस पूरे घटनाक्रम को ध्यान से देख पाया। हर देश यह समझ रहा था कि अगर एक बार युद्ध शुरू हुआ तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। यह सिर्फ राजनीति की बात नहीं थी, ये पूरी मानवता के अस्तित्व का सवाल बन चुका था। अब सवाल आता है कि भारत कहाँ था? उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और भारत ने गुट निरपेक्ष नीति अपनाई थी। इसका मतलब था कि भारत किसी भी बड़े गुट का हिस्सा नहीं बनेगा। भारत ने इस संकट में सीधे तौर पर कोई सैन्य भूमिका नहीं निभाई, लेकिन उसने लगातार शांति और संयम की अपील की। भारत का मानना था कि इस तरीके के संकट को बातचीत और कूटनीति के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है। उसी समय भारत चीन के साथ युद्ध में उलझा हुआ था। अक्टूबर 1962 में ही भारत चीन युद्ध शुरू हुआ था, जिससे भारत का ध्यान अपने ही संकट पर केंद्रित था। फिर भी भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संतुलन और शांति का संदेश दिया था, जो उसकी विदेश नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा था। जब ये संकट खत्म हुआ तो पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली, लेकिन इसके साथ ही एक गहरी समझ भी आई। सबसे बड़ा सबक यह था कि परमाणु हथियारों के साथ खेलना कितना खतरनाक हो सकता है। एक छोटी सी गलती पूरी दुनिया को खत्म कर सकती है। इसके बाद अमेरिका और सोवियत संघ ने अपने बीच सीधा संपर्क स्थापित किया, जिसे हॉटलाइन कहा गया। अब अगर कोई संकट होता तो दोनों देश सीधे तरीके से एक दूसरे से बात कर सकते थे। इस घटना ने यह भी साबित किया कि कूटनीति और बातचीत सबसे बड़ा हथियार हो सकता है। जब हालात सबसे ज़्यादा खराब होते हैं, तब भी अगर समझदारी दिखाई जाए तो रास्ता निकाला जा सकता है। अब अगर तुम सोच रहे हो कि यह सिर्फ इतिहास की बात है, तो यहाँ सबसे बड़ी सीख छिपी है। आज भी दुनिया में तनाव खत्म नहीं हुआ। अमेरिका और ईरान जैसे देशों के बीच बढ़ते तनाव हमें पुराना खतरा याद दिलाते हैं। फर्क बस इतना है कि आज हथियार और ज़्यादा खतरनाक, तकनीक और तेज है और गलतफहमी के मौके भी ज़्यादा हैं। क्यूबा मिसाइल संकट हमें यह सिखाता है कि असली ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं होती, बल्कि उनके पीछे लिए गए फैसलों में होता है। अगर उस समय नेताओं ने गुस्से में आकर फैसला लिया होता तो शायद आज हम यहाँ नहीं होते। तो अब तक तुम्हें साफ दिख रहा होगा कि दुनिया सच में खत्म होने के कितने करीब आ चुकी थी। बस कुछ फैसले, कुछ घंटे और कुछ लोगों की समझदारी और पूरी मानवता बच गई। ईरान और अमेरिका के केस में हमने देखा ही है। तो असली सवाल आज भी वही है। अगर कल फिर दुनिया उसी मोड़ पर खड़ी हुई जहाँ एक तरफ अहंकार हो और दूसरी तरफ विनाश, तो क्या हम इस बार भी बच पाएंगे, या फिर इस बार कोई दूसरी कहानी लिखी जाएगी, या फिर कहानी कहने के लिए कोई बचेगा ही नहीं। मेरा नाम है करुणेश। आप देख रहे थे बजरबट्टू दुनिया का एक खास प्रोग्राम जिसका नाम है ड्रोन दृष्टि।